नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां एटा में सीमेंट संयंत्र का शुभारंभ। सीएम योगी करेंगे एटा में सीमेंट संयंत्र का शुभारंभ। एटा से देश भर में होगी आपूर्ति। आज विकास को नया आयाम देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा रोजगार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा में आज विकास को नया आयाम देंगे। मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट दूसरी बड़ी परियोजना है जो पूरे देश में जिले को पहचान दिलाएगी। साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री इससे पूर्व लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई को एटा जिला मुख्यालय और 9 मई को अलीगंज में आए थे। उससे पहले 16 अक्टूबर 2022 को मलावन स्थित जवाहरपुर विद्यालय तापीय परियोजना में आए थे और जिले को 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। अब फिर मलावन क्षेत्र में ही उनका कार्यक्रम तय हुआ है। तो ये बड़ी खबर। अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके से रोजगार इसके माध्यम से सृजित होगा? क्या पूरा कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा में रहने वाले हैं, जहां वो विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मलावन क्षेत्र है एटा का, जहां पर मुख्यमंत्री श्री सीमेंट के प्लांट की परियोजना है उसका वो उद्घाटन करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में उनको हिस्सा लेना है। आज ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि भी है, जो राज्यपाल भी रह चुके हैं राजस्थान के, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके मौके पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से इसका शुभारंभ आज होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 419 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां साय सरकार में 3 विधायक बने मंत्री। राज्य बनने के बाद पहली बार सीएम समेत 14 मंत्री हुए हैं। विधायक गजेंद्र यादव, विधायक राजेश अग्रवाल ने शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, जहां रायपुर संभाग से आरंग विधायक गुरु खुशवंत ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ मंडपम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें पहली बार के 3 नए विधायक मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। 3 नए मंत्रियों की बात करें तो इसमें दुर्ग संभाग से दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, सरगुजा संभाग से अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और रायपुर संभाग से आरंग विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब ने मंत्री पद की शपथ ली। बीती रात को तीनों विधायक सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया है। तो देखिए 3 मंत्रियों ने शपथ ली है किस तरीके से, और उसका ये पूरा कार्यक्रम है, जहां ये 3 नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से पहला नाम है गजेंद्र यादव का, राजेश अग्रवाल और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए साय सरकार में ये बड़ा विस्तार हुआ है, जहां पहली बार के 3 नए विधायक मंत्री बने हैं और ऐसे में उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है। किस तरीके से अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, अब ये देखना होगा। ये वो 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की। इसमें दुर्ग संभाग से जुड़े दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव हैं। संभाग से सरगुजा संभाग से आ रही अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है पीयूष? देखिए 3 मंत्री उन्हें शपथ ली है, ऐसे में किस तरीके से नई जिम्मेदारियों का निर्वहन, क्या कुछ अपडेट? पौने 2 साल हो गए हैं साय मंत्रिमंडल को, साय जी के मंत्री परिषद को बने हुए। उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो 2 पद खाली हैं उनको कैसे भरा जाए, कौन कौन उसके
दावेदार प्रबल रूप से होंगे तो पुराने नए चेहरों को मिला के पहले बनाने की बात की जा रही थी। उसके बाद ये जो औचक तरीके से जो कल शपथ ग्रहण हुआ है उसमें तीनों पहली बार के विधायक हैं। इसमें दर्शकों को हम खास तौर पे बता दें कि जो दो विधायक हैं, जो एक अंबिकापुर और दूसरा आरंग जो रायपुर के पास का है, ये दोनों कांग्रेस से भाजपा प्रवेश किए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की है। इन दोनों को मंत्री पद नवाजा गया है। तीसरे जो गजेंद्र यादव हैं, जो दुर्ग के हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। इसमें वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने ये पूरा जो मंत्रिपरिषद बनाया है अपने पूरे हरियाणा फार्मूले को लेते हुए, तो उसमें जाति समीकरण को भी देखा गया है, क्षेत्रवाद को भी देखा गया है कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रह जाए, क्योंकि बस्तर से ऑलरेडी जो पहले भी 3 बार के मंत्री रहे केदार कश्यप, उनके पास मंत्री पद है। सरगुजा से, हालांकि जो सरगुजा है एक बहुत अहम माना जा रहा है, तो सरगुजा से विष्णुदेव साय भी आते हैं, तो वहीं से राजेश अग्रवाल जी को भी बनाया गया है। अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो खुशवंत साहब को यहाँ से मंत्री पद नवाजा गया है। तीनों को जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो भी पोर्टफोलियो जनता से रिलेटेड है, और ये विष्णुदेव जी ने खुद ये कहा है कि अब सदृढ़ता के साथ सरकार काम करेगी, उन्नति जी। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से, क्योंकि नई जिम्मेदारियां हैं, समीकरण का बाकायदा ध्यान रखा गया है। कितनी मजबूती मंत्रिमंडल को इन 3 नए चेहरों के जुड़ने के बाद मिलती हुई नजर आ रही है पीयूष? देखिए, जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो जो एससी वर्ग है उससे जो खुशवंत साहब को बनाया गया है, तो एससी वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। जो पिछला चुनाव था 2023 में, उसमें एससी सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। जांजगीर चांपा के जो अधिकतर सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे थे, तो उनको साधने की कोशिश और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उससे क्षेत्रवाद को भी प्रबलता के साथ, जातिगत समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। सामान्य सीट की बात करें तो राजेश अग्रवाल, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराया था और सरगुजा को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है, तो उससे सरगुजा की बेल्ट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत होगी। मध्य क्षेत्र की बात करें तो दुर्ग से जो गजेंद्र यादव है वो आरएसएस की पसंद है, संगठन की पसंद है और एक जाना पहचाना नाम है, तो उसके कारण उनको शिक्षा विभाग भी दिया गया है। उनका पूरा परिवार शिक्षा को बहुत जोर देता है और शिक्षा को नए आयाम स्थापित करने के लिए, क्योंकि विष्णुदेव सरकार की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा है। देखिए, अब जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, अब उसको किस तरीके से धरातल पर दिखाया जाता है ये देखना होगा। नजर बना के रखिएगा पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल का मामला, बिल पर फैसला लेने के समय सीमा में बांधने के मामले पर सुनवाई है, जहां सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। संविधान पीठ में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा में बांधने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता दलील देना उन्होंने जारी रखा और इस साल अप्रैल में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी। अहम बात यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने की गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा है। तो देखिए, आज इस पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी, तीसरे दिन भी। आज क्या दलील दी जाती है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, ये भी सुनना होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज भी सुनवाई जारी है इस पूरे मामले पर, क्योंकि 14 सवाल हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा गया है। आज क्या कुछ सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इस रेफरेंस को लेके जो बहस चल रही है उसमें सबसे पहले केरल और तमिलनाडु की तरफ से कहा गया स्पष्ट रूप से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया था उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डायरेक्ट अपील न करके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा रेफरेंस के तहत ये उसको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें बिलों को मंजूरी दे दी गई थी उसको
सेटल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ, क्योंकि जो सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ है, उसके सामने एक सवाल था। उन्होंने जो केरल और तमिलनाडु को इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति ने कोई रेफरेंस अगर मांगा है तो उस पर हमें उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए। इस वजह से केरल और तमिलनाडु के ऐतराज को तो हटा दिया, लेकिन जब सुनवाई हो रही थी तो जो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो पेश हो रहे थे, उनसे जो इनका ये कहना था, इस मामले में दलील ये देनी थी कि अगर विधायिका के पास कोई चीज संविधान के मुताबिक उनको कोई अधिकार दिए गए हैं तो उस अधिकार में हस्तक्षेप जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। उसका कारण उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि अगर गवर्नर के पास बिल लंबित थे तो सुप्रीम कोर्ट को उसको मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी कि उन बिलों को एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। उनको फिर गवर्नर के पास भेजना चाहिए था और उनसे ये कहना चाहिए था कि इस पे आप निर्णय लीजिए। क्यों इस पे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया और ये कहा गया कि जब 2020 से बिल पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया तो 4 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने 142 का जो संविधान में 142 का पावर जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, जिसके तहत वो किसी मामले पर कोई निर्णय ले सकता है, उसके तहत अगर ऐसा निर्णय लिया तो इसमें गलत क्या है। तब इस पर सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि हमारे यहाँ संविधान में सभी के अधिकार अलग अलग हैं और किसी के अधिकार को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो जरूर चिंता का विषय हो सकता है कि काफी समय से गवर्नर के पास बिल पेंडिंग रह सकते हैं, और ये भी नहीं है कि किसी एक वजह से हो सकता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बिल पेंडिंग हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करके न्यायपालिका जो है विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे में इंटरवीन करने लगेंगे और इससे जो संविधान का ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में जो ये सवाल आ रहे हैं कि 14 जो रेफरेंस मांगे गए हैं, इन रेफरेंस के आधार पर जो बिल्कुल, देखिए आज क्या कुछ सुनवाई में होता है और क्या निष्कर्ष इसका पूरा निकलता है इस पूरे मामले पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे मुंबई से आ रही बड़ी खबर का, जहां बारिश ने आफत मचा रखी है, जहां फिल्मी हस्तियों के दरवाजे तक पहुंचा है पानी। अमिताभ सहित कई हस्तियों के दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है। 24 घंटे में शहर में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो देखिए, मुंबई में भारी बारिश ने बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सहित कई फिल्मी हस्तियों के दरवाजे तक दस्तक दे दी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में उनके जुहू स्थित निवास जलसा के बाहर जलभराव दिखाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि अभिनेता स्वयं वाइपर से पानी निकाल रहे हैं। हालांकि ये दावा सत्यापित नहीं हुआ है। बताया गया है कि बच्चन के पूर्व निवास प्रतीक्षा में भी पानी घुस गया। भारी बारिश ने मुंबई के आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। 24 घंटे में शहर में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। स्थानीय ट्रेनें भी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लगभग 34 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि 250 से अधिक उड़ानें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। तो देखिए, बारिश आफत लेकर आई है मुंबई में, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जलभराव की स्थिति है, इस वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो भी ठीक तरीके से सुचारू रूप से उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। कई ट्रेन रद्द की गई हैं, उड़ानें भी रद्द हुई हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? जिस तरह से मानसून में तेज बरसात की जो घटना शुरू हुई है, उसमें अब जो कई जिलों में अभी भी रेड अलर्ट किया गया है। मुंबई समेत कई जिलों पे येलो अलर्ट भी किया गया है। वहीं समुद्री किनारा जो है कोकनी पट्टा, वहां पे रेड अलर्ट किया गया है। भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए भी कई ऐसे जिले हैं जो भी जिसमें पूरी तरह से बाढ़ आ चुके हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है उनके
जो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई ऐसे जो घर हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जिसको बचाव कार्य भी किया गया है। तो वहीं मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी पूरी तरह से अलर्ट दिया गया है, जो कि कई ऐसे सबवे हैं जो जलमग्न हो चुके थे, जिसको बीएमसी के विभाग की तरफ से हालांकि जो पानी की निकासी है वो की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है। वहीं मुंबई में भी जो है येलो अलर्ट किया गया है आज, पालघर और डिस्ट्रिक्ट और थाने में रेड अलर्ट किया गया है। हालांकि जिसपे लोकल सेवाओं पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और किस तरीके से प्रशासन अब इंतजाम करता है ताकि लोगों की थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए, देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे लखनऊ से आ रही महत्वपूर्ण खबर का, जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर वार किया है। जहां अखिलेश के समय आत्महत्या को मजबूर होते थे किसान, उनकी तरफ से ये कहा गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में किसान ना तो समय से बुआई कर पाते थे और ना ही उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा मिलती थी। उस दौर में कर्ज में डूबे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए योगी सरकार को माफ करने पड़े। अगर सपा सरकार इतना ही किसानों की हितैषी थी तो किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? कृषि मंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। दिक्कत केवल जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले तत्व पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। आता है और कीमतें भी अच्छी मिलती हैं, तो किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, इस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। हमारी प्राथमिकताओं में से गन्ना की जो शीतकालीन जो गन्ना लगाई जाती है विंटर सीजन के भीतर, उसके भीतर हम लोग दलहन और तिलहन के इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे। और ये हमारा प्रयास होगा कि जो किसान गन्ना लगाते हैं उनको हम निःशुल्क दलहन और तिलहन की बीज किट उपलब्ध कराएं, जिससे मल्टी क्रॉपिंग की ओर हमारे किसान भाई आगे की ओर बढ़ सकें। इस वर्ष हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दलहन और तिलहन को के खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए लगभग 12,80,350 मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभी तोरिया बीज के लिए हम लोगों ने पोर्टल खोल रखा है और जो किसान लगाना चाहेगा वो उस पर आवेदन देगा और आने वाले जितने भी मिनी किट हमारे होंगे, इस 15 सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को वो सुलभ कराएंगे। अगली बड़ी खबर का, जो कि बिहार से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी के बगैर शुरू होगी वोटर अधिकार यात्रा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव संभालेंगे मोर्चा, अब घर घर बांटे जाएंगे पर्चे। तो ये बड़ी अपडेट इस यात्रा से जुड़ी हुई, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता को साधने के लिए वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में गठबंधन के नेता लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और अपने वादों की लिस्ट पर्चे के जरिए घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आज यात्रा का 5वां दिन है, लेकिन आज यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी नहीं करेंगे। जानते हैं कि यात्रा से फिर कब जुड़ेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन वैशेखपुरा से शुरू होकर मुंगेर पहुंचेगी, जहां रात को पड़ाव होगा। बुधवार को यात्रा का ब्रेक रहा था। राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े काम में व्यस्त रहने के कारण गुरुवार शाम से यात्रा में जुड़ेंगे। सुबह से ही यात्रा का नेतृत्व तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता करेंगे।
अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज यात्रा का मोर्चा तेजस्वी यादव संभालने वाले हैं। जी उन्नति, देखिए राहुल गांधी जो है वोट अधिकार यात्रा पर जो है निकले हुए थे और जो कल जो है उन्होंने वापस गए थे और आज से फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है और उनकी यात्रा में जो है लोगों जो है ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर उस यात्रा में आ रहे हैं। तो उसी यात्रा को आज फिर से शुरू करके जो है इन लोगों की यात्रा जो है दरभंगा होते हुए, मधुबनी होते हुए और पटना में 1 सितंबर को ये यात्रा जो है गांधी मैदान में संपन्न होगी। ठीक है, यात्रा पर नजर बना के रखिएगा और बने भी रहिए हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए लौटती हूँ आपके पास। और बिहार से ही अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दौरा बिहार का। ये बड़ी जानकारी, जहां 22 अगस्त को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। 18,200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे करीब 18,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पीएम मोदी गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस पुल के बन जाने से भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से अधिक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और सिमरिया धाम तक पहुंचना भी आसान होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी गया से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट? प्रधानमंत्री भी कल पहुंच रहे हैं बिहार, क्या तैयारियां उनके दौरे से पहले और किस तरीके से बड़ी सौगात मिलने वाली है उनके दौरे में? जी, पीएम मोदी का दौरा जो है कल बिहार रहेगा और बिहार में जो है गया जी जो है वहाँ पर उनका दौरा रहेगा। साथ ही साथ जो है इस दौरे में पीएम मोदी जो है 13,000 करोड़ की लागत से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। साथ ही जितने भी एनडीए के नेता है वो गया कि पहुंचकर जो है जो तैयारी है उसका जायजा भी लिए। इस परियोजनाओं में जो है बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शहरी विकास और जलापूर्ति जैसे अहम क्षेत्रों शामिल योजनाओं का करेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें प्रधानमंत्री जो है इसमें सबसे महंगी उपलब्धि जो है गंगा नदी पर बने ऑटो सिमरिया पुल का उद्घाटन होगा। यह पुल जो उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का काम करेगी। इसमें जो है 100 किलोमीटर तक जो है जो आवाजाही है वो रास्ता आसान पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।